सबके भरपूर तालियों में हम स्टेज पर बुलाना चाहूँगी चीफ गेस्ट फॉर टुडे, मिनिस्टर ऑफ विमेन डेवलपमेंट मैडम शाहीना शेर अली। प्लीज आप स्टेज पर तशरीफ लाइएगा। I would like to welcome Mr. Rafiq Ahmed Burro, Secretary Agriculture, Government of Sindh, on stage. Rafiq Burro sahab, please stage पर तशरीफ लाइएगा। Our guest of honor, Mr. Nasir Ali Shah Bukhari, Chairman 𝐾𝐠𝐵, Agro and Forestry, and Director, Green Corporate Initiative. Please, sir, तशरीफ लाइएगा। I would like to welcome on stage Major General Shahid Nazir, DG Strategic Projects in Green Pakistan Initiative. Sir, please तशरीफ लाइएगा। Please welcome कीजिएगा Major General Retired Shahid Mahmood, DG Green Corporate Livestock Initiative. Please. Pakistan Media Development Foundation, the organizer, Ms. Durdana Shahab, please welcome. And the founder, editor-in-chief of Exhibitors TV Network, who are the co-organizers of the event. I would like to welcome Mr. 𝐈𝐧𝐴𝐧𝐻 on stage. अदीब की जगह नहीं है स्टेज पे। अच्छा जी, हम बाकायदा आगाज करेंगे और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से तिलावत कलाम पाक से आगाज करना चाहूंगी। जी प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, He is Allah, who is one. اللَّهُ الصَّمَدُ. Allah, the eternal refuge. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. He neither begets nor is born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nor is there to Him any equivalent. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Pakistan, please. Thank you very much. My name is Faryal Arif, and I'll lead you through the inaugural ceremony of the International Conference of Sustainable Agriculture in Pakistan. I welcome you all on behalf of Pakistan Media Development Foundation. And with this, without further ado, I would like to welcome the organizer, the
chairperson of Pakistan Media Development Foundation, who is a very seasoned journalist and a very great event organizer as well, and a very great personality. I would like to welcome Ms. Durdana Shahab to shed a light on this conference. Please, Ms. Durdana Shahab. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. First of all, thanks to all of you कि आप लोग यहाँ पर आए और ये चूँकि एक इम्पॉर्टेंट अब हम समझते थे कि एक ऐसा मौजू है और ऐसा मामला है कि जिसके लिए हर पाकिस्तानी एक इदारा तो सोच ही रहा है लेकिन हर पाकिस्तानी को इसके लिए सोचना चाहिए और जिसके लिए मैं खास तौर पे बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जनरल शाहिद नज़ीर साहब का, जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद वो तशरीफ लेकर आए। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में पूरे मुल्क के तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं और उसके अलावा जो हमारी प्रोविंशियल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हैं वो भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूंगी रफीक बरोड़ो साहब का, ही इज वेरी काइंड एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को बहुत हाईलाइट किया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, बल्कि हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में वो शाना बशाना भी रहे। I would like to thanks जनरल शाहिद नज़ीर साहब कि उन्होंने डे फर्स्ट से जब से हमने इस इनिशिएटिव को लिया था, इज वेरी मच काइंड कि वो हमारे साथ सपोर्टिव रहे हैं और दैट्स वाई कि ये आज यहाँ पर हो सका है और हो रहा है। वैसे तो एग्रीकल्चर जो है उससे रिलेटेड हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेसिकली पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन जर्नलिस्ट को आदत होती है हर चीज में एंटर होने की, मुदाखलत करने की या दाखिल होने की। तो उसी बिना पर हम जब लिम्स का हमने दौरा किया और उसमें हमने देखा कि हम बचपन से सुनते आए थे कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लिम्स की विजिट के बाद हमें लगा कि अब वाकई पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क बनने जा रहा है। अभी चूंकि हम ये समझते हैं कि अभी तक ये चीजें इतना पब्लिक नहीं हुई है और लोगों को नहीं पता कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव्स ले रहा है एग्रीकल्चर के फरोग के लिए वो ना सिर्फ काबिल तहसीन है, बल्कि उसमें मैं ये समझती हूँ कि चारों प्रोविंसेस की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज और उसके अलावा जितने भी किसान तंजीमें और जितने भी लोग हैं उनको शाना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जिन जदीद खतूत पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न तरीके से लेकर आया जा रहा है, तो वो सारे क्रेडिट जाता है जनरल शाहिद नज़ीर साहब और उनकी टीम को और आर्मी चीफ के विजन को जिसको ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि इसको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जो भी बात है, तो उनको हम कंपाइल कर सकें, डिफरेंट सेशंस में हम इस पर बात कर सकें। मैं स्टेज पे बैठने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ और जनरल शाहिद महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो तशरीफ लेकर आए हैं और बहुत लाइव स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिस इलाके के डीजीपी हैं और जिसके ऊपर वो आज गुफ्तगू भी करेंगे। और मैं बुखारी साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो तशरीफ लेकर आए और जिनका बड़ा कहना चाहिए कि इनपुट है एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ। और उसके अलावा मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आप तमाम लोग तशरीफ लेकर आए और इस ऐसे मौजू पर जिसको हम लोग अब तक निगलेक्ट करते रहे हैं, क्योंकि इसको हमारे पास और दीगर इतने इश्यूज थे कि एग्रीकल्चर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वी फॉरगेट इट। और हम जो है अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने याद दिलाया है सबको कि एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो आपका सर्वाइवल है, आप उस पर कुछ मतलब आपकी जिसे कहना चाहिए कि खुराक जो बुनियादी जरूरत है और जिसको हम निगलेक्ट करते रहे हैं, लेकिन अब साल डेढ़ साल से जिस तरह से जीपीआई के साथ एसोसिएट तो नहीं रही, लेकिन आना जाना रहा और इनके कामों के बारे में मालूम होता रहा। तो मेरी ये विश भी है और इंशाल्लाह हम इसको ना सिर्फ चारों प्रोविंसेस में हम इसको करेंगे इसी तरह से कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा हम एक फाइनल कंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में भी करेंगे, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हमारे साथ जनरल साहब जैसे पहले भी साथ रहे हैं, अब भी साथ रहेंगे। मैं जनरल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपनी मसरूफियात में से यहाँ टाइम निकाल कर लेकर आए। हमें पता है कि बैक टू बैक आपकी मीटिंग्स चल रही हैं। मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने वक्त निकाला और एग्रीकल्चर जैसे मौजू पर बात सुनने और करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Durdana. It's not only about agriculture, it's about sustainable agriculture. And I think it is much needed in the era of climate change.
the impact of climate change all over the world, especially Pakistan, is very much affected by the climate change. And so are our crops. The agriculture is supposed to be a backbone of our economy, but in the recent years, we have seen a lot of floods and everything, and because of that, our crops have been badly affected. And this sustainable agriculture is really a way forward. And for this conference, for this international conference on sustainable agriculture, Agriculture Department of Government of Sindh has played an important role and have put their all support as the co-host of the event. So I would like to welcome Mr. Rafiq Ahmed Burro, Secretary Agriculture, Government of Sindh. Please tashrif layega. Please welcome. बहुत शुक्रिया. This is working, right? Thank you. Madam Shahina Sher Ali, Minister for Women Development, Government of Sindh, General Shahid Nazir Sahib, General Shahid Mahmood Sahib, Green Pakistan Initiative, Nasir Shah Bukhari Sahib, Madam Durdana Shahab Sahiba, Media Development Forum, Brigadier Nayyar Abdul Aziz, Brigadier Nayyar, हमारे colleagues, Director Generals, KP, Balochistan के agriculture के officers, secretaries of the departments of agriculture in those provinces, हमारे supporters, sponsors, Bank of Punjab, Belarus directors, National Bank of Pakistan, and Saudi Park, and others. Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. This is very encouraging और खुश आइंद बात है कि ज़राअत का जिक्र खेत खलियान से निकलकर 5-star होटल्स पे आ गए हैं and for this I must congratulate Green Pakistan Initiative कि they have sensitized us and the nation and the world कि our future depends on food, and food security is essential part of national security. Therefore, I welcome Green Pakistan Initiative leaders here and welcome you all here on this conference. ये conference है sustainable agriculture पे, पायदार agriculture. और this is very important कि हम देखें कि पायदार agriculture, पायदार ज़राअत है क्या. ये एक practice है rural areas में कि जानवर से ज़्यादा दूध निकालने के लिए उसको injections लगाई जाती हैं. That is not पायदार agriculture. जमीन से ज्यादा पैदावार निकालने के लिए खाद की भरमार कर दी जाती है, केमिकल्स की. That is not पायदार agriculture. या ऐसे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे खुराक को पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं. ये भी पायदार एग्रीकल्चर नहीं. पायदार एग्रीकल्चर वो हो जो लंबे अरसे तक अच्छी पैदावार दे और हम सबको सस्टेन कर सके. इसलिए हमें रियलाइज करना है कि नए हकायक और नई
सूरत हाल में हम क्या कर रहे हैं। अब वो दौर आ गया है जिसमें वी हैव टू एडॉप्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। मौसमियाती तब्दीलियां दे हैव ऑलवेज बिन देयर, कम्युनिटीज अपने तौर पर एडजस्ट करती थी, मगर हमें अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ये एडवांटेज हासिल हो गया है कि हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं कि आने वाला कल क्या होने जा रहा है। तो क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज हम ला रहे हैं इस तरह की एग्रीकल्चर की जो ज़्यादा धूप ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकें, फसल में पानी लंबे अरसे तक खड़ा हो जाए तो भी बर्दाश्त कर सकें, खुश्की हो तो भी बर्दाश्त कर सकें, मगर हमारी जो खुराक है, हमारी ज़रूरत है, वो पूरी हो। अब एग्रीकल्चर इज नो मोर द बिजनेस ऑफ अ किसान, ये कंप्लीट वैल्यू चेन है, कंप्लीट सप्लाई चेन है। रिसर्चर से शुरू होती है। रिसर्चर का काम है कि वो ऐसी वैरायटीज ले आए जो ज्यादा पैदावार भी दो, सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट की जो तब्दीलियां हैं उनको बर्दाश्त भी कर सके। फिर एक्सटेंशन वर्कर का काम है, मीडिया पर्सन्स का काम है कि वो फार्मर तक पहुंचाएं कि नई वैरायटी आ गई है, ये लगाएं, ये अच्छी पैदावार देगी, मौसमियाती तब्दीलियां बर्दाश्त कर सकेगी। और एंड देन कम्स द फार्मर। और फार्मर नो मोर ट्रेडिशनल। पहले तो वी वर वेरी फ्यू, दुनिया की आबादी भी बहुत कम थी, हमारी नेशनल आबादी भी बहुत कम थी। अब तो वी हैव इंक्रीज इन नंबर्स विद जियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। जमीन वही है, रादर कम हुई है। समंदर कुछ खा गया है, मुसलसल खा रहा है। सिंध में आप देख रहे हैं सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है, सीम और थोर का इशू है। पॉपुलेशन बढ़ती है, उसकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको घर भी चाहिए, उसको शॉपिंग प्लाजा भी चाहिए, रोड रास्ते भी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए, उसमें भी जमीन जा रही है। जमीन कम हो रही है, उससे जो पैदावार हमें ज्यादा चाहिए, तो हमें जदीद तरीके अडॉप्ट करने चाहिए। पानी के रिसोर्सेज भी वही हैं, लिमिटेड, तो वी हैव टू मेक स्मार्ट यूज ऑफ वाटर एज वेल। पहले जो फ्लड इरिगेशन था, पानी बहा देते थे, दिन को रात को चला देते थे, सुबह को आके बंद कर देते थे, दिस इज नो मोर ऑन। अब हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरह के काम करना पड़ेंगे। हमें जो बारिशों का पानी जाया हो जाता था, ये फकत फार्म की बात नहीं, आपके घर की छत पे भी, उसमें भी रेन हार्वेस्टिंग हो सकती है। आप उसको रोकें, पानी को, घरों की छतों पे बागबानी करें। हम उसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने शुरू किया हुआ है घरेलू बागबानी का कॉन्सेप्ट, किचन गार्डनिंग, कि आपके घर का आंगन है, छत है, छोटा सा टुकड़ा है, इवन स्पेस नहीं है तो आपके घर की दीवार पे भी हाइड्रोपोनिक के जरिए आप पानी सब्जी उगा सकते हैं, सो दैट आपके घर की जरूरियात। मेरे घर के आंगन में कोई 20-25 जनरल साहब सब्जियां उगती हैं, मिर्ची है, इस तरह की छोटी तूली है, उस तरह की है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, किचन गार्डनिंग। क्योंकि हमारी मुल्क में सीरियस इशू है मेल न्यूट्रिशन का, स्टंटिंग का। किचन गार्डनिंग विल एड्रेस दिस। पहले होता था हर घर के साथ छोटी सी जमीन होती थी, उसमें आप सब्जी लगा देते थे, आपके घर में गाय होती थी, उसका दूध पी लेते थे। नाउ वी हैव अर्बनाइज्ड मोर, अर्बन पॉपुलेशन सिंध की ज्यादा है कंपेयर टू द रूरल पॉपुलेशन। वी आर मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें जो थोड़े बहुत स्पेसेस अवेलेबल हैं वो हमें करना चाहिए। सेकंड, जो सूबे को कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं उस पर बिल्ड ऑन करना पड़ेगा। आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है मुल्क के अंदर, बनाना में यू प्रोड्यूस 90% ऑफ बनाना, यू कैन डू दैट। चिल्ली आपका कुनरी एशिया की सबसे बड़ी मंडी
वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। गुआवा आपका लाड़काना का गुआवा is so much famous, so much well known. सिंधड़ी आम की varieties and there is so much more that is doable. अकेले when I say the farmer cannot do this, इस प्लेटफॉर्म्स की मदद से और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मदद से हमें ये हाईलाइट करने का मौका मिल रहा है कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, प्रोसेसिंग, वेस्टेजिंग, द ऑल स्टेजेस पे जब तक काम नहीं करेगा, फॉर रिसर्चर से लेकर, जैसे मैंने कहा, रिसर्चर अच्छी वैरायटी लगाएगा, मीडिया उसको मशहूर करेगा, या एक्सटेंशन वर्कर उसको फार्मर तक पहुंचाएगा, फार्मर लगाएगा, फार्मर प्रोड्यूस करने के बाद परेशान हो जाता है या लगाने के बाद परेशान, अब मैंने क्या करना है। जनरल साहब बता रहे थे अभी, शाहिद नज़ीर साहब के, हमारे 20% हार्वेस्ट के दौरान ज़ाया हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे बहुत ज़्यादा है। आपके 40% सब्जी और फ्रूट्स ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं या उसकी इवन क्वालिटी ऑगमेंट कर, सफिशिएंट नहीं है। इवन हमारे ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं, जब बारिशें पड़ती हैं ओपन में पड़ा होता है, सरकारी जो फूड हम प्रोक्योर करते हैं वो भी ओपन में पड़ा होता है, दैट गेट्स वेस्टेज। दिस इज अबाउट टाइम कि वो क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाया जाए और उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। दिस इज अ कमर्शियल बिजनेस प्रोपोर्शन है। आप किसी भी नेबरहुड में, किसी भी रूरल एरिया में वेयर हाउस बनाए, यू कैन चार्ज फॉर स्टोरेज पर मंथ कि आपकी एक बोरी रखेंगे, आप मुझे 10 रुपए महीने का दे दें, यू कैन मेक मिलियंस आउट ऑफ दैट। देयर आर पीपल हु आर डूइंग दैट, देयर आर ऑलरेडी डूइंग दैट बिजनेस, और ये जरूरत है कि हम करें। इसमें जदीद टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं जो क्विकली कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, हायर ग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं वेरियस एरियाज में जो किसी भी किस्म की फ्लडिंग, रेन हो वहां से उसको प्रोटेक्ट हो जाता है। कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस, जब तक मिलके काम नहीं होगा, दिस इज जस्ट लाइक अ टीम वर्क। जैसे क्रिकेट की टीम है, उसमें बॉलर, बैट्समैन, फील्डर सब काम करते हैं, समटाइम्स इवन अंपायर भी मिल जाता है टीम को जितवाने के लिए। दिस इज हाउ दिस हैज टू बी डन। वी विल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, बिकॉज इसमें हमारा नेशनल सर्वाइवल नहीं, नेशनल थ्राइविंग है, नेशनल प्रॉस्पेरिटी की हमने सोचना है। वो दिन गए जब वी वर एज इंडिविजुअल्स, एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, वी वर थिंकिंग ओनली फॉर सर्वाइवल। अब थ्राइव करने का सोचना है, प्रॉस्पेरिटी का सोचना है, इन द कॉमिटी ऑफ नेशन एक स्टार बन के उभरना है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 4-5 कंट्रीज इन एग्रीकल्चर। इस ये कंपैरेटिव एडवांटेज हमें कैश करना है। वी हैव टू कैप्चर, वो हमारा इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडिंग में वो नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो यील्ड है बहुत कम है, एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस कम बच जाते हैं, या हैं तो उनकी क्वालिटी और नहीं है। आपका डेट पाम है, बहुत जबरदस्त खजूर पैदा होती है हमारी, 80% ऑफ दैट इज प्रोड्यूस इन सक्कर एंड खैरपुर, मगर वो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी नहीं है, वो जो टेबल के यूज के लिए, वो केमिकल यूजेस के लिए हो जाती है। तो वी हैव टू प्रोड्यूस। हम वही खजूर आप देखें दूसरे मुल्कों से, आप $10 में एक खजूर खरीदते हो, मगर हमारी $10 में पूरा 5 kg का जो है पैकेट भी नहीं जाता। सो वी हैव टू वर्क ऑन दोस थिंग्स, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी प्रोसेसिंग एंड उसकी जो वैल्यू एडिशन। And this is not about khajur only, this is about all the agriculture produce, be it rice, be it wheat, be it mango, be it citrus, be it anything else. So the message, besides welcoming you to this conference, is that when we go back, हमें wherever our capacity, in our capacity, हमने इस काम पे जुड़ जाना है कि we have to work together with the farmer, कि हम एग्रीकल्चर को, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को उसका सही मकाम दिलवाएं, so that it contributes not only to the national food security and national security, but national prosperity as well. So thank you very much for hearing.
Thank you very much, Bharosa. Now, रफीक साहब ने बड़ी अच्छी रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से क्या क्या इस कॉन्फ्रेंस में और इस एग्जीबिशन से न सिर्फ सुने बल्कि कुछ ले कर जाएंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे प्रिवेल कर सकता है और क्या क्या नए तरीके नई टेक्नोलॉजीज हम अख्तियार कर सकते हैं. एंड दैट वाज वेरी डिटेल्ड रफीक साहब. मैं दावत देना चाहूँगी Chairman KSB, Sindri Agro and Forestry, and Director Green Corporate Initiative, Mr. Nasir Ali Shah Bukhari Saab. Please, sir, Tashrif Laiega is the variable guest and the co-host of the event as well. Assalamu alaikum. Madam Minister Shahina Sheikh Sahaba, General Shahid Nazir Saab, General Shahid Mahmood Saab, Secretary Saab, Madam Durdana, Brigadier Nair Saab, जनाब सैयद इरफान अली साहब और सेनेटर कृष्णा कुमारी, तमाम सूबों के सेक्रेटरीज, डीजीज, हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर से मुंसलिक बेशुमार अफराद, नौजवान, ये आज जो दिन है वो उसमें दिन का आगाज़ जो है वो मैंने नीचे पहले जाके जो इनकी नुमाइश है वो देखी है और उस नुमाइश को देखने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि हमारे तमाम सूबों में जो काम हो रहा है और बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में ये उन सब के स्टॉल लगे हुए थे, तो वहाँ पर हर एक सूबे ने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेश की. तो मुझे एक एहसास हुआ कि हम बिल्कुल नाबलद हैं और अपनी हमारी मालूमात जो है वो कितनी कम है कि हम नहीं जानते कि हमारे मुल्क में क्या का कुछ जो है वो अल्लाह ने नेमतें दी हैं और इन सूबों में काम हो रहा है. वो मैं उसको इस तरह से कोरिलेट कर रहा था कि लास्ट ईयर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है ईरान की, उसने मुझे दावत दी इसी अक्टूबर के महीने में और अपने यहाँ जो एग्रीकल्चरल सेक्टर थे उससे मुझे मुतारिफ करवाया. तो मैं वहाँ एक फैक्ट्री में गया जहाँ वो फ्रूट्स के जो कंसनट्रेट थे वो तैयार करते थे और उन कंसनट्रेट्स के अंदर जो 1 लीटर कंसनट्रेट से 18 लीटर जो है वो जूस बनता है. और उसकी इकोनॉमीज को देखते हुए क्योंकि वो वहाँ से उनके ऊपर पाबंदियां हैं मुख्तलिफ तरीके की एक्सपोर्ट की, लेकिन फूड सेक्टर ऐसा है जिस पर पाबंदी नहीं है, लिहाजा वो फूड सेक्टर की अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हैं. तो वो कंसनट्रेट जो है जब वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू एडेड जो है उसकी वो इस कदर बढ़ जाती है कि जिससे कि उनकी जो रिटर्न है वो 100% तक, 90% तक, 80% तक, जो हम अपने यहाँ जब फ्रूट भेजते हैं तो हम कहते हैं जी हमारा 1 दर्जन केला जो है 13 दर्जन केले का जो है वो एक बॉक्स जाता है बाहर और हमें पैसे मिलते हैं उसके यानी चंद डॉलर्स के हिसाब से. अगर उसी फ्रूट को वो प्रोसेस कर लें तो उसके पैसे जो है वो 10 टाइम्स प्राइस में इंप्रूव हो जाते हैं. लेकिन इससे बढ़कर मेरी लाइफ जो है उसका ये मैं सेकंड फेज जी रहा हूँ जिसमें मैं एक एग्रीकल्चर और फार्मिंग से मुतल्लिका हूँ. लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस जिंदगी का जो लुत्फ इस वक्त मुझे मुयस्सर है वो शायद पहले मुयस्सर नहीं था. इसलिए क्योंकि मैं रोजाना अपने दरख्तों को बढ़ता हुआ देखता हूँ तो इत्मीनान महसूस करता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने इसके अंदर जो है बरकत रखी है. इसी तरह से फसल के अंदर जो है वो अनाज जिस वक्त लगता है तो उसको देखकर खुशी होती है कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है तूने इसमें अनाज जो है वो दिया हुआ है. या और इसी तरह से दीगर प्रोडक्ट्स के अंदर मैं हर एक फार्मर के दिल की आवाज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जात की बात नहीं कर रहा. लेकिन इसको जो सोने पे सुहागा है वो इस तरह से लगा कि ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव ने जो अपना प्रोग्राम शुरू किया उसमें सबसे पहले कहा लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. 1 लाख फार्मर जो है वो इस वक्त इस लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मुंसलिक है. और इसका क्या होता है काम,
اس سے پتا ہے اس کو کہ اس کے پاس آج جو زمین جو ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ کی اگر ماں صحت مند ہوگی تو بچے جو ہیں وہ صحت مند ہوں گے. اگر زمین صحت مند ہوگی تو اس کے اوپر جو خوراک ہے جو ہمیں دستیاب ہوتی ہے, جو اس میں پیداوار ہے, وہ صحت مند پیداوار ہوگی. یہ بڑا ایک بنیادی ایک ضرورت ہے. تو وہ بتا دیتی ہے LIMS کی زمین جو ہے وہ آپ کی, اس میں کھاد کی کب ضرورت ہے, اس کی جو امپروومنٹ ہے زمین کی وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے, یہ زمین جو ہے یہ کیا شور زدہ ہے تو اس کو کس طرح سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پانی کی اگر ریکوائرمنٹ ہے اس فصل کو تو وہ یہ بتائے گی آپ کو LIMS کہ یہ پانی جو ہے آپ کو اس وقت اس کا پانی ڈیو ہے, اب آپ پانی لگائیے, تاکہ آپ جو سیونگ ہے پانی کی اس کو انشور کر سکیں. اور اس طرح سے آپ کے پاس جو پیداوار ہے وہ اس کی صحت کے متعلق بھی آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ آپ کی پیداوار جو ہے یہ صحت مند ہے. اور یہ سو فورتھ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے پاکستان میں دستیاب نہیں تھی. اور خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے, کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کرنی, فارمر نے صرف اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور اس کی رجسٹریشن کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو میجر کر سکتا ہے. اگر ایک فارمر LIMS کو استعمال کرتا ہے اور اس سے کم از کم 30% اس کے ہاں پروڈکشن کی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسی یعنی طے شدہ حقیقت ہے جو لوگوں نے اس میں یہ پروڈکٹیوٹی حاصل کی ہے. اور زراعت کا اس وقت سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ سیڈز کا ہے کہ سیڈ کی کوالٹی اگر اچھی ہوگی تو پیداوار آپ کی اچھی ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پر جو سیڈ کے سلسلے میں 2 نمبریاں ہوتی رہی ہیں اور جس طرح سے سیڈ جو ہے وہ اس کے لیے غلط رجسٹریشنز کا فائدہ اٹھایا گیا اور موسٹلی امپورٹ ہوئی. تو اس میں جو جنرل شاہد صاحب کی انیشیٹوز بھی ہیں اور منسٹری جو ہماری کنسرنز ہیں ان کی بھی انیشیٹوز ہیں. پاکستان میں سیڈ کے سلسلے میں ایک نیا لا جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. 3800 کمپنیاں پاکستان میں سیڈ کی بزنس کے لیے رجسٹرڈ ہیں اور اس میں سے مشکل سے 50 کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ لوکلی پاکستان کے اندر سیڈ بناتی ہیں. تو اب اس سیڈ پالیسی کا مین فوکس یہ ہے کہ کوالٹی سیڈز جو ہیں وہ پاکستان میں دستیاب ہوں, جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی جو کہ بالکل ناکارہ قسم کی امپورٹ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے اور مافیا سے جو ہے بچا جا سکے. یہ ایک دوسرا بڑا انیشیٹو ہے. تیسری چیز جو ہوگی وہ اسٹوریج کے سلسلے میں ہو رہی ہے, جو ایک مالز کا کنسپٹ پہلی دفعہ ایگری مالز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے 250 کے قریب ایگری مالز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ اپنا مال اسٹور بھی کر سکتا ہے, بیچ بھی سکتا ہے اور وہاں سے جو اس کو کھاد چاہیے وہ بھی لے سکتا ہے, جو اس کو بیج چاہیے وہ بھی لے سکتا ہے اور جو اس کی دوائیاں چاہیے اس کو وہ بھی لے سکتا ہے. ابھی میں نے نیچے جو ہے وہ بلوچستان کے اسٹال کے اوپر نیم سے بنی ہوئی پیسٹ جو ہے وہ دیکھی, خوشی ہوئی مجھے اس لیے کہ یہ ایسی ایک کہنا چاہیے کہ کوشش ہے کہ جس سے کہ آپ کے پاس پیسٹ کی امپورٹ جو ہے, جو آپ کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں وہ بچائی جا سکتی ہے. اور مجھے پتہ یہ چلا کہ وہاں پر پورا جو علاقہ ہے تھل کا اور لسبیلا کا, وہاں پر یہ جو نیم ہے اس کی بہت بڑی پیداوار ہے. میں نے ان سے بتایا کہ اب دنیا میں جو ہے وہ یوریا جو ہے, یوریا پہ نیم کی کوٹنگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یوریا کی ایفیشنسی جو ہے وہ 30% سے بڑھ کے 70-75% ہو گئی ہے. اور پاکستان میں بھی جو اب یوریا کے مینوفیکچررز ہیں وہ اس طرف توجہ کرنا شروع کر رہے ہیں. تو یہ اس صوبے کے اندر یہ جو نیم کے لوگ کاشتکار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نئی اپارچونٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو صاحبان جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے پاس ملک میں یوریا کی کوٹنگ جو ہے وہ اب نیم سے ہونے کے لیے مجھے پتا ہے کہ اینگرو نے جو ہے پہلے زبردست جو کہ زنک کوٹڈ تھی وہ انٹروڈیوس کی, اب اینگرو جو ہے وہ اور فوجی فاؤنڈیشن فوجی فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی دونوں یوریا کوٹڈ وتھ نیم آئل وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ جو یوریا اڑ جاتی ہے ہوا میں وہ اڑے گی نہیں اور اس کو 70% جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم اسمارٹ فارمنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی اسمارٹ فارمنگ جو ہے وہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو آپ کے پاس ڈرون اڑا کے جو ہے اس سے اسمارٹ فارمنگ حاصل ہوتی ہے. نہیں, اسمارٹ فارمنگ جو ہے وہ اللہ پاک کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے واٹر, پانی.
اس پانی کو کس طرح سے سیو کیا جا سکتا ہے, اور اس پانی کی جو لاگت ہے, جو آپ اس وقت 100 ایکڑ کے اوپر پانی استعمال کرتے ہیں, آپ اس کو جو پانی جو آپ 10 ایکڑ پہ استعمال کریں وہ آپ 100 ایکڑ پہ کیسے استعمال کریں, اس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, کتنا پانی چاہیے اور اس پانی کو سیو کیا جا سکتا ہو, یہ ہے وہ اسمارٹ فارمنگ کی ٹیکنالوجی, جس سے اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت کو, جس سے کہ زندگی کا عمل شروع ہوتا ہے, اس کا ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے ریولوشن کے لیے تیار ہو رہا ہے جہاں ہماری پروڈکٹیوٹی بھی جو ہے گندم کی یا اور فصلوں کی, وہ ہم کہہ سکیں گے کہ دنیا کے معیار کے مطابق ہے, کیونکہ ہم نے زمین کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی کہ اس کو ہم صحت مند بنائیں, ہم نے بیج کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی کہ ہم اس کے بیج کو جو ہے اچھے بیج کو استعمال کریں, ہم نے پانی کے استعمال کے اوپر جو ہے اس کو امپروو کرنا شروع کر دیا, اور اس پانی کے استعمال سے جو ہے ہم اس کو لے کے آ سکیں. اب مثلا اور مزید آپ کو کیا چیز چاہیے, ابھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی جو کراپ ہے وہ شوگر کین ہے, اور شوگر کین کے اوپر ہماری ایوریج جو ہے وہ 8.5-9% کی ایلڈ ہے. برازیل میں یہی ایلڈ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے 15% کی. اور مجھے انٹریکشن کا موقع ملا برازیلینز کے ساتھ, وہ وہاں ٹیشو کلچر ایک انہوں نے چیز انٹروڈیوس کی ہوئی ہے, جس سے کہ ایک ہی طرح کا اس کا جو پودا ہے وہ ایک ہی طرح کے سائز کے اوپر, اور اس کا سائز جو ہے وہ کم از کم 15 فٹ ہوتا ہے وہاں جو شوگر کین لگتا ہے. ہمارا شوگر کین جو ہے وہ اگر 8 فٹ ہو جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور ان کی ایلڈ 15% ہے. ایفیشنسی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی. انہوں نے پانی کا استعمال جو ہے اس کا, جو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شوگر جو ہے اس کے لیے آپ کو پانی بہت چاہیے, تو وہ پانی جو ہے وہ اس کا استعمال 1/3 پانی کا استعمال, وہ اس سے 15% کی ایلڈ استعمال کر رہے ہیں. تو اب ہماری جو صوبوں کے تمام جو ادارے ہیں جہاں پر ٹیکنالوجیز کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, اور عوام کے سلسلے کے اندر جو ادارے بنائے جا رہے ہیں, جو سائنس کی طرف سے جو ہے کام ہو رہا ہے, اور ان کا اب یہ فرض ہے کہ پاکستان میں ٹیشو کلچر کی جو ساری ایک سائنس ہے اس کو متعارف کرائیں. وہ تمام ایسی کراپس جس میں ٹیشو کلچر کے ذریعے ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. کیلے کے ذریعے پاکستان میں جو ہے کام ہوا ہے, سندھ میں جو ہے اس وقت G9 ویرائٹی جو ہے اس کا ٹیشو کلچر کے ذریعے جو ہے پروڈکٹیوٹی, 3-4 ایسے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ادارے ہیں جنہوں نے کام کرنا شروع کیا. اب نیچے آپ دیکھیں ایک کیلے کا گچھا پڑا ہوا ہے, آپ کو وہ کیلا مارکیٹ میں نہیں ملے گا, اتنا لمبا, کم از کم 13-14 انچ کا وہ کیلا ہے. تو یہ وہ ٹیشو کلچر کا کیلا ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ اس کی ایکسپورٹ کریں تو یہی کیلا جو ہے وہ 8 کیلے 6 درہم کے دبئی میں بکتے ہیں. 8 درہم کا مطلب ہوا کہ قریباً کوئی 650 روپے. ہمارے یہاں جو ہے 12 کیلے جو ہیں وہ 150 روپے میں بکتے ہیں. تو اٹھا کے کیلا ہی لے جانا ہے, اور اس کی پرائس جو ہے وہ ہمیں کتنی امپروو کر سکتی ہے, اور پورے پاکستان میں بھی اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ انشور کی جا سکتی ہے. تو اپارچونیٹیز جو ہیں وہ صرف ایک فارمنگ کی حد تک نہیں ہے. فارمنگ کے ساتھ جو اٹیچڈ انڈسٹری ہے وہ اصل چیز جو ہم کہتے ہیں جی ہماری 40% جو ہے وہ آبادی فارمنگ سے متعلقہ ہے, تو صرف وہ 40% نہیں ہے, بلکہ جو ٹیکسٹائل میں لوگ متعلقہ ہیں وہ بھی ایونچولی فارمنگ سے ہی ان کا بھی تعلق رہا ہے. اسی طرح سے اور بھی اب بایو کیمیکلز کی پوری ایک فیلڈ ہے جس میں پاکستان ابھی داخل نہیں ہوا. اور اگر آپ پلاسٹکس دیکھیں تو اب دنیا ساری میں پلاسٹکس جو ہیں وہ بایو ایتھنالز جو ہیں ان سے بنائے جا رہے ہیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ یہ جو امپورٹ کرتا ہے پولی ایتھلین کچھ اباؤٹ $150 ملین کے قریب امپورٹ کرتا ہے. اور اب ایسی پروڈکٹس آ گئی ہیں جو ہم اپنے پاس صحرا میں لگا سکتے ہیں, جس سے کہ ہماری جو یعنی ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا, مہربانی کریں آپ چولستان جا کے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس زمین کے اندر کیسی بہار لگائی ہے, اور اس کو GCI نے کتنی خوبصورتی سے جو ہے اس زمین کو تیار کیا ہے. اسمارٹ فارمنگ آپ کو وہاں نظر آئے گی, آپ دیکھ کے کہیں گے کہ ہاں یہاں پر کچھ ہو رہا ہے. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں جی وہ فوج کو جو ہے زمین دے دی, اور یہ جی کیسے دے دی. پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں کہتے ہیں فوج کو زمین دے دی. وہ بھائی فوج کو زمین نہیں دی, فوج آپ کو اپنے پیسے لگا کے ٹیکنالوجی مہیا کر رہی ہے, کوئی کسی قسم کا بینیفٹ نہیں لے رہی. یہ ساری کی ساری زمین جو ہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس ہے جو کہ اس زمین کو ڈیولپ کر رہے ہیں.
अगर डालडा वाले जो हैं वो अपना इंपोर्ट करते हैं उसका जो ऑयल है, अगर वो यहाँ पर उसका सीड ऑयल ग्रो करेंगे और उससे जो है अपना बना सकेंगे तेल, तो वो बेहतर है। यहाँ के सिर्फ इंपोर्टेड जो है उसी का मुंह देखते रहें। तो ये इन चंद कलमात के साथ मैं एक दफा फिर मैडम दुर्दाना आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो शुरका हैं इनके लिए भी आज का दिन जो है वो बड़ा अच्छा दिन होगा, क्योंकि मालूमात में बहुत काफ़ी इजाफा होगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हम में से हर शख्स ये एक फैसला कर लेंगे हमने 10 दरख्त जो है वो अपने हर साल लगाने हैं, तो आप देखें कि इस मुल्क में कितना बड़ा इनकलाब जो है आपके इस छोटे से कदम से हो सकता है। और मेरा एक मोटो है जिसमें मैं कहता हूँ प्लांट 1 बिलियन ट्रीज। ये 1 बिलियन ट्रीज जो है ये 10 साल के अंदर बड़े आराम से आपके मुल्क के अंदर लग सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो जो नेशनल जीडीपी की दौलत है, एक ट्री जो है वो इस वक्त दुनिया में तकरीबन $100 का है 10 साल बाद। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि अगर आपके पास 1 बिलियन ट्रीज लगे हों और $100 उसकी कीमत हो, तो $100 बिलियन आप सिर्फ अपने ट्रीज की वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका कर्जा तो कम से कम अदा हो सकता है। वैसे तो इंशाल्लाह और अल्लाह पाक बहुत बड़े रिसोर्सेज देगा, अच्छी अच्छी खबरें जो है आनी शुरू होंगी। तो इसलिए बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नासिर शाह बुखारी साहब। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रही है कि जब एग्रीकल्चर जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है सेक्टर में डिक्लेयर किया गया है बाय द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC की जानिब से। और द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इज ऑन द मिशन टू ऑप्टिमाइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इस इवेंट को सपोर्ट करने में सबसे बड़ा हाथ द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ही है। तो मैं दावत खिताब देना चाहूँगी मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, DG स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। प्लीज वेलकम मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम शाहीना शेरगिल, मिनिस्टर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मैडम दुर्दाना साहब, द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट, नासिर शाह बुखारी साहब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर सिंध ब्रिगेडियर शाहिद, DG लाइवस्टॉक, सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द प्रोविंसेस दोज हु आर हियर, और बाकी भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए तमाम लोग, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे लिए बड़े एक एजाज़ की बात है कि मैं इस वंडरफुल गैदरिंग को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकूं। लेकिन वो बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया की हिस्ट्री ये कहती है कि दुनिया का पहला बिलियन 1908 में कंप्लीट हुआ, जब दुनिया की आबादी 1 अरब के करीब पहुंची। सेकंड बिलियन 1927 में कंप्लीट हुआ, तकरीबन 19 साल लगे सेकंड बिलियन के, और दुनिया ने लास्ट बिलियन सिर्फ 6 साल के अरसे में कंप्लीट किया। तो कहने का मकसद है कि जितना फूड हमें जरूरत है 2024 से 2050 तक, जब हमारी आबादी तकरीबन 10 बिलियन होगी, वो उतने फूड के बराबर है जो कि इंसानों ने अपने लिए और जानवरों के लिए पिछले 8000 साल में पैदा किया। तो ये सिग्निफिकेंस है फूड सिक्योरिटी की, और इसके लिए इस किस्म के इवेंट्स का होना और हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स उनको कम से कम खाने की कमी किसी भी तरह से उसका चैलेंज का सामना ना करना पड़े। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर
जो बैरन ज़मीन पड़ी है, जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उनको आबाद करने के लिए एक एफर्ट है जो कि गवर्नमेंट की और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की है। मैं चाहूँगा कि स्टेज पे बैठे हुए लोगों को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ी सी हमारी सेटिंग डिफरेंट है। एक छोटे दो वीडियो क्लिप्स हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में हो क्या रहा है। प्लीज इसको रन कर दीजिएगा पहली स्लाइड को। वापस वीडियो पे जाइएगा, पिछली स्लाइड पे बेटा, पिछली स्लाइड पे पीछे इसको रन कर दें, इसकी साउंड ऑन कर दें। Green Pakistan Initiative, a joint endeavor of government and Pakistan Army, is spearheading transformative shifts in country's agricultural sector. The political leadership of Pakistan has visited GPI headquarters and showed unwavering resolve in making this initiative a success. To ensure food security and to make Pakistan a food exporting nation from a food importing nation, 4.8 million acres of barren land have been identified for conversion into fertile farmland. Acquisition of cultivable land across the country is progressing smoothly and has reached 0.86 million acres. The land under cultivation has been increased up to 100,000 acres, which was 33,000 acres in the last crop season. Cultivation shall be progressively expanded to 250,000 acres by December 2024. Multiple initiatives are underway in Punjab, where 8,11,000 acres of land has been made available and 2,45,000 acres has already been contracted. To promote progressive large-scale and corporate farming, model agri-farms are being established. In Sindh, over 52,000 acres of land has been made available. Cultivation is likely to commence from coming crop season. Out of these 52,000 acres, 10,500 acres land is being prepared at Chhor for cultivation. Approximately 4 million wild olive trees have been identified for grafting in Gorakh Hills area of Sindh. In phase 2, 0.2 million grafts along with fresh plantation on 100 acres will be completed this year in Thatta and surroundings. Oil palm cultivation on 10,000 acres is being pursued with Government of Sindh. This has a huge potential which will add to the food security of Pakistan by reducing the import bill of edible oil. Community-based cooperative farming projects have been launched in different areas of Balochistan. An area of 10,000 acres is being cultivated at Kot Mundai, Siddi, Kila Saifullah, Dukhi, Amaran and Dasht. In KP, community-based collaborative farming by headquarters 11 Corps through FC KP South is progressing smoothly in Zarmalan. 600 acres land has been cultivated, which is being expanded to 3,000 acres. Green Pakistan initiative is focusing on induction of modern technology to increase yield. State-of-the-art agriculture technologies have been imported from China to assist farmers in getting real-time weather updates, monitor crops' health, assess water requirement, and forewarn about impending pest attacks. These are deployed in Smart Agri Farm in Kurai, Cholistan.
To facilitate the farmers and promote R&D-based farming, 16 agri-research and facilitation complexes are being established in various parts of the country. Agri-research and facilitation complex, Dhaku, has been completed and remaining are at the various stages of construction. These will be staffed by agronomists and equipped with accommodation, agri and pet labs, field station, workshops, agri drones and prefab agri sheds for seeds, fertilizers and pesticides. To provide one-stop solution to the farmers, a model agri-mall has been established in Kundai, Cholistan. Subsequently, 250 such agri-malls will be established with the assistance of provincial governments. Agri-service company, co-located with agri-mall, has been established at Kundai, which will provide modern agricultural machinery with implements to farmers on rent. 𝐸𝐵𝑠 is providing digital data of land, soil analysis, crop monitoring, water requirements, weather updates to government departments and individual farmers. Digital information and monitoring provided by 𝐸𝐵𝑠 has assisted Government of Punjab Irrigation Department in desilting operation. The ripple effect of the Green Pakistan initiative can be seen sprouting in every field of the economy. It is planting seeds of employment, nurturing the growth of manufacturing and fertilizing the soil of research and development. Soon it will blossom into a symbol of progress, prosperity and self-sufficiency. ये आपने जितने ग्लिम्पसेस देखे हैं माशाल्लाह ये सब पाकिस्तान के थे, इसमें तो कोई कट पेस्ट नहीं था और ये सारा काम चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की असिस्टेंस के साथ पिछले एक साल में जो इस पूरी वीडियो में आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और आगे ये बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान में पहला ग्रीन इनिशिएटिव जिसे हम कहते हैं 1960 से 70 की दिहाई में आया, जब पाकिस्तान ने अपनी जो गंदम की पैदावार थी वो 3.7 मिलियन टन से 6.8 मिलियन टन में ले गया, तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गई और पाकिस्तान एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री से फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री में कन्वर्ट हुआ। आज के दिन में अगर देखा जाए तो जिस तरह नासिर बुखारी साहब ने जिक्र किया, पाकिस्तान में व्हीट सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, राइस सरप्लस है, फ्रूट सरप्लस है। हम इन सरप्लस को वैल्यू एडिशन के अंदर नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से हम जितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में वो नहीं कर रहे। तो हमारा लिंकेज रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन की तरफ जाना लाजमी है। नेक्स्ट, पाकिस्तान 79.6 मिलियन हेक्टर्स का एक मुल्क है, जिसमें से 24 मिलियन हेक्टर्स इस वक्त अंडर कल्टीवेशन है, जो कि 25 करोड़ लोगों की खाने पीने की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि व्हीट, कॉर्न, राइस, ये वो चीजें जो हमारी फूड चेन का हिस्सा है, ये सरप्लस है और हम इसको और भी आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन जो चीज हमें चैलेंज जो नजर आता है, प्लीज नेक्स्ट, पाकिस्तान में 4.8 मिलियन एकड़ बैरन लैंड पड़ी है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें स्क्वायर किलोमीटर में तो दिस इज 18,200 स्क्वायर किलोमीटर्स, which is larger than 42 countries of the world. So that is the area which is lying vacant in Pakistan at the moment. Human resource भी है, जमीन भी है और बाकी टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो आता है कि इस जमीन को आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा? That is the fundamental question. जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की 3 करोड़ की आबादी के लिए जो पानी था, आज वही पानी 25 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं और यही पानी हमारी आबादी 2050 तक प्रोजेक्टेड है 40 करोड़ तक, 400 मिलियन प्लस। कोई नया दरिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, इंडिया कोई नया पानी पाकिस्तान के वाटर सिस्टम में नहीं छोड़ेगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू रिजॉर्ट टू द वेज एंड मींस जिसमें वाटर कंजर्वेशन करें, वाटर रिसाइकलिंग करें, रेन हार्वेस्टिंग करें और हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स को यूज करें और इसी पानी के साथ हम
अपनी एग्रीकल्चर की ज़रूरियात जो अर्बन ज़रूरियात है उसका पूरा करें। नेक्स्ट बेटा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बुनियादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन लार्ज स्केल फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव है, जिसमें ज्वाइंट वेंचर्स, मैकेनाइजेशन, यूज ऑफ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर द मेन कार्डिनल्स। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि पाकिस्तान में लैंड को डेवलप किया जाए और यील्ड को एनहांस किया जाए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स को पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में से पैदा किया जाए। हम पाकिस्तान में आज के दिन में $10.5 बिलियन की एग्री इंपोर्ट्स कर रहे हैं। $10.5 बिलियन वी आर पेइंग टू द अदर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स विच वी कैन मीट फ्रॉम विद इन पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ। बायोडाइवर्सिटी लाएं और एक सोशल इम्पैक्ट लेके आए। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आए, लोकल इन्वेस्टर्स को लेके आए, स्मॉल फार्मर जो कि हमारा 95% है उसकी हैंड होल्डिंग करें, उस तक सारी फैसिलिटीज लेके जाएं, लाइफ स्टॉक को इसका हिस्सा बनाएं और सेल्फ कल्टीवेशन की तरफ जाएं। नेक्स्ट, आज के दिन में तकरीबन 45 कंपनीज हैं जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने इस पूरी जमीन को इस वक्त काश्त कर रहे हैं। एक जो मिसकंसेप्शन है प्रोबेबली कि शायद ये फौज ये काश्त कर रही है, फौज इसमें से 1 इंच भी काश्त नहीं कर रही। हमारा काम सिर्फ इतना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर का आपस में कोलैबोरेशन करा दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करे, नई मैकेनाइजेशन लेके आए, एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स लेके आए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए और यहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। That is the only job that me and my setup is required to do. बाकी ये provincial governments का सारा setup and private sector. Private sector is in the lead role and it is they who have to be in the driving seat in Pakistan. Next, हमारे simple से 3 models हैं. Just wanted कि आप लोगों को भी knowledge में आ जाए. एक build, operate and transfer model है. Second is the joint venture model और third is the investor model. ये 30 इयर्स का प्रोजेक्ट है। पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी इसी तरह का हम प्रोजेक्ट के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट, खोल दें इसको, पूरा क्लिक कर दें, खोल दें, क्लिक कर दें बेटा। ये बुनियादी तौर पे 30 इयर्स का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 साल का ग्रेस पीरियड है और राइट ऑफ यूज और कोई सब लीज नहीं कर सकता और बाकी छोटी मोटी चीजें। बट जो सबसे अच्छी चीज है, कोई भी इन्वेस्टर जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है 15 से 30 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये सालों का प्रोसेस नहीं है। वो आज आके अपना लेटर ऑफ इंटेंट देता है और पोजीशन ऑफ लैंड उसको मिलने तक मैक्सिमम 30 डेज का टाइम है, डिपेंडिंग कि वो इन्वेस्टर खुद कितना ईगर है ये 30 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट करने में। नेक्स्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, लाइक फार्म मैकेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, वैल्यू एडिशन के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर बेस्ड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं एंड बाकी कुछ और जो कि स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुए हैं। सो देयर इज अ होल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच एग्री रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, ये लिम्स आपको नजर आएगा कि इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, प्ले करें।
पूरा सिस्टम मेरे पास तकरीबन 150 के करीब यंग बच्चे बच्ची हैं, उन्होंने डेवलप किया है। मैं उज़्बेकिस्तान गया, यही सिस्टम उन्होंने $48 मिलियन में खरीदा है। इन्हें मैंने 48 मिलियन रुपए भी नहीं दिए, एंड दे हैव डन दिस ग्रेट जॉब। ये सिस्टम हमारे हर फार्मर के लिए, चाहे वो 1 एकड़ का फार्मर है या वो 1000 एकड़ का फार्मर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दे जस्ट हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। और अभी मेरी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात हुई, जो हरी कार्ड इधर अभी दिया है माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हम उसके साथ इसको लिंक करने लगे हैं कि हर किसी को अपना फार्म उसकी पाम पे होगा, वो मोबाइल की टिकटॉक के अलावा अपने फार्म को देख सकेगा। सो यू विल बी एबल टू डू अ वंडरफुल थिंग विद दिस टेक्नोलॉजी। इसके साथ एग्री मॉल्स की जो बात बुखारी साहब ने आपके सामने की, ये हमने बुनियादी तौर पे एक कंसोर्शियम बनाया है। प्लीज नेक्स्ट। इसमें ये तकरीबन 20 कंपनियां जो हमारे साथ इसका हिस्सा हैं, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट है, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, HIT है, NLC है, पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, सीड कंपनीज हैं, NLC है। सो ये बुनियादी तौर पे वन स्टॉप सोल्यूशन है कि वहां से आप अपनी खाद, बीज, फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये चारों चीजें ले सकते हैं और क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद इसी जगह पे वापस मार्केट प्राइस से थोड़े बेहतर प्राइस पे बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। आप नहीं बेचना चाहते तो आप अपनी चीजों को कोल्ड स्टोरेज में और जो फूड ग्रेन्स हैं उसकी बिन्स में रखवा सकते हैं ऑन अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। लाइक पाकिस्तान में आपने देखा होगा पोटैटो की प्राइस पूरा साल ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, बिकॉज सारे के सारी क्रॉप्स कोल्ड स्टोरेज में चली जाती है। हमारी एप्पल की प्राइस ऑलमोस्ट पूरा साल स्टेबल रहती है। इसी तरह हमारा बाकी सारी जो चीजें कोल्ड स्टोरेज में जाती हैं। सो व्हाट वी आर लैकिंग, वी डोंट हैव द रिक्विजिट स्टोरेज फैसिलिटीज, जिससे हमारी तकरीबन 20% जो हमारा फूड ग्रेन है वो जाया हो जाता है। 20% मीन्स अगर मैं सादा से लफ्जों में बताऊं तो इस साल पाकिस्तान में 30 मिलियन टन प्लस वीट पैदा हुई है, उसका 20% 6 मिलियन टन हम जाया कर चुके। तो हमें सिर्फ उस जाया होने को बचाना। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आपको ये लास्ट क्लिप, ये हमारा एक जो 5000 एकड़ पे चोलिस्तान में बुखारी साहब अभी चक्कर लगा के आए हैं। दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट फॉर्म, जिसके अंदर दुनिया की जो टेक्नोलॉजी किसी जगह अवेलेबल थी वो ला के सिर्फ लोगों को शोकेस करने के लिए कि ये सब कुछ किया जा सकता है और ये सब कुछ हो सकता है, और इसके साथ छोटा और बड़ा फार्मर दोनों उससे मुस्तफीद होंगे। आपने बहुत सारी चीजें अपनी अल्टर करनी। आपको आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस स्मॉल वीडियो क्लिप।
So, ladies and gentlemen, this is in reality a smart farm, जहाँ पे अगर मैं आपके साथ जिक्र करूं कि 5 किस्म का इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है, सेंट्रल पिवट सिस्टम है, सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप टेप इरिगेशन सिस्टम है और होज रील बेस्ड सेंट्रल इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पे पेस्ट अट्रैक्टर्स और पेस्ट अरेस्टर्स का एक सिस्टम लगाया है चाइनीज के साथ मिलके कि ये पेस्ट को अट्रैक्ट करता है, उसके बाद उन्हें ट्रैप करता है। माइक्रोस्कोप के साथ उनकी फोटोग्राफ ली जाती है जो कि ग्वांगझू यूनिवर्सिटी को इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट होती है। विद इन 30 मिनट्स दे सर्टेन के इट इज फ्रेंडली और डेडली पेस्ट। अगर वो फ्रेंडली पेस्ट है लाइक पॉलिनेटर्स हैं, हनी बीज हैं, तो वो उसको कुछ नहीं करता। बट अगर वो डेडली पेस्ट है तो वो डिसाइड करता है कि यहाँ पे किस किस्म की पेस्टिसाइड किस क्वांटिटी में, एंड देन देयर इज अ फ्लीट ऑफ ड्रोन्स व्हिच इज अवेलेबल। सो दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस फॉर्म, हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये ड्रोन्स वाली फैसिलिटी, लिम्स वाली फैसिलिटी और ये बाकी सारी फैसिलिटीज हर सूबे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर गांव और हर फार्मर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल करने की ड्राइव है, अवेलेबल करने का प्लान है। और वो मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज उसके अंदर लीड रोल में होंगे, उनके साथ मिलके हम ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, एट द एंड एक और चीज जो कार्बन क्रेडिट इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 4.8 मिलियन एकर्स का। जो फूड ग्रेन का डिविडेंड है वो शायद मिनिमल है, जो एक्चुअल पैसे हम इसमें कमा सकते हैं क्योंकि हम क्लाइमेट में उतना एडवर्सली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जितना दुनिया कर रही है। तो वी आर कन्वर्टिंग डेजर्ट्स इनटू ग्रीन एरियाज। सो दिस इज द प्लान एंड दिस इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन मेड। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लीड ली है माशाल्लाह।
जिसके अंदर मैनग्रोव्स वाला एक प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑलरेडी $25 मिलियन ले चुकी है एंड और आगे लेने जा रही है। तो इनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए हम पूरे पाकिस्तान में ये वाला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कार्बन क्रेडिट का लेके आ रहे हैं इसके साथ। नेक्स्ट। So in the end, I would just like to say that we have to modernize, we have to mechanize, and we have to maximize the agri potential of Pakistan. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब। मैं इस दौरान हमें ज्वाइन किया है स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बलूचिस्तान मोहम्मद जहांगीर काकर साहब ने, वो हमारे दरमियान मौजूद है। सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप 2 अल्फाज आके तशरीफ लाएं और बोलें। प्लीज वेलकम डॉक्टर मिस्टर मोहम्मद जहांगीर काकर साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies, gentlemen, colleagues, seniors, and the management organizing today's Agro Expo, Green Pakistan Initiative taking the lead, and we all as both equal stakeholders and equal shareholders. तो आपकी इजाज़त से at first मैं तो ये कहना चाहूँगा कि because this is something I have to make as a declamation. I'm not an agricultural expert. I'm not an agricultural scientist or an agronomist or a pathologist, plant pathologist. So अगर मैं if I try and dare to cross the boundary and step into your boundary, I mean your intellectual or your technical, so I'm sure you will excuse me for that. Government of Balochistan and Agriculture Department, जिस तरह की हमारी province की जो dynamics हैं, they are quite different as regards the sister provinces. 34 million hectares is our geographical area, geographical span. और उसमें जब हम आते हैं down to the reported area, so the reported area becomes like 17 million hectares. And within the reported area, जैसे आप सब जानते हैं, that includes the area that is forest area, and that also includes the area that is not okay or not good for cultivation, that is uncultivable. So हमारा cultivable area बलूचिस्तान का बन जाता है something around 3 million hectares. और जो हमारा cultivable waste है, जैसे जनरल साहब ने भी बात की कि 1 million जो हमारा overall पाकिस्तान में, तो हमारा cultivable waste within बलूचिस्तान that is something more than 2.5 million hectares. So cultivable waste is one potential area which we have, which we can capitalize upon in terms of bringing it wider. जो हमारा agriculture production या agriculture farming का जो हमारा एक concept है, especially commercial farming under the umbrella of Green Pakistan Initiative. So this is one potential sector which is available with the province of Balochistan. And besides this, जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि जो food intake है आपकी, जो food global demand है, that has crossed all limits. और I think according to an international report, 2050 तक ये खदशा है कि जो top soil है हमारी 90% of it will be lost. So we are in a kind of a state कि यहाँ पर अगर हम environment या climate की जो sensitivities हैं इनको साथ लेकर न चले और इनको हमने connect नहीं किया, अपने जो भी initiatives हम launch करते हैं, they have to be, I think, climate sensitive. They have to be embedded in the climate. उनकी embedding होनी चाहिए. Climate change की जो dynamics हैं या जो उसके
असरात हम देखने जा रहे हैं या ऑलरेडी विच वी आर इंटरेक्टिंग विद, उसमें फिर काफी चीजें आपको पैराडॉक्सेस मिलेंगे. फॉर इंस्टेंस वी ऑलवेज टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ग्लोबली जो कि चल रहा है विच इज अ बिट रेवोल्यूशनरी, दैट इज फूड सॉवरेनिटी. जब हम फूड सॉवरेनिटी के रलम में आते हैं, देन वी कम डाउन टू दी ऐसा एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर और फूड, इट्स नॉट जस्ट दैट वी ईट, it is not that we only get satiated by, it is part of our culture. कैंपेसिना की जो एक कैंपेन चली थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने जो शेयरिंग की है अपनी एक रिपोर्ट, कि आज से 50-60 साल पहले जब वो फूड इंटेक करते थे तो दे हैड 300 फूड वैरायटीज, डिफरेंट फूड, उनका फूड जो मिलकर बनता था, सो इट हैड 30 वैरायटीज, 300 वैरायटीज सॉरी, जो अभी जाकर 2022-23 में जो उनकी रिसर्च स्टडी उन्होंने कंडक्ट करवाई थी, इट हैज कम डाउन टू 13 to 15 फूड वैरायटीज जो कि उनके फूड को फॉर्मेट को पूरा करती है. सो इट मींस वी आर एक्सक्लूडिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आल्सो फ्रॉम आवर फूड. और इसके पीछे जाहिर है पूरे एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसके सामने उसके अंदर रहते हुए देयर इज मार्केट रिडन, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस. एंड अगेन जब हम अपनी बात करते हैं फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान की, तो हमारा 95% जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर फार्मर, ही इज कनेक्टेड विद सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. इट मींस 95% एग्रीकल्चर और 95% ऑफ फार्मर इज डूइंग एग्रीकल्चर ओनली टू सर्वाइव. दिस इज एज गुड एज थ्रेटनिंग इट इज, क्योंकि जब हम कहते हैं लोकल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, so in a way we are talking about organic agriculture. It is not purely organic, so I'm not claiming that, but at least he is in the safe zone in the way that he is using still the traditional practices and the traditional approach towards farming, towards production, towards agriculture, which is something good. और इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज ब्रॉट अप बलूचिस्तान ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी. एंड उस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमारे जो प्राइम टारगेट्स हैं विच वी हैव सेट इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. एंड जिस तरह हमारी पॉलिसीज बनती है, सॉरी टू से आई एम पार्ट ऑफ दिस बिकॉज आई एम अ सिविल सर्वेंट फॉर द लास्ट 18 years. तो दिस पॉलिसी इज डिफरेंट बिकॉज इट हैज ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट्स. 8 साल 10 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑर्गेनिक कॉटन का, और वहां से जो लर्निंग्स कलेक्टिविटी, वहां से जो लर्निंग्स हमने कलेक्ट की या जो कलेक्टिविटी वहां से हुई, so this policy is like the reflection of all those initiatives, all those actions. So I think climate and environment, this is one aspect. Second aspect is, of course, we want growth, but that growth should have that it should be embedded in sustainable agro, we can say agro diversity, or let's talk about biodiversity, because एग्रीकल्चर हम करने जा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक वी टॉक्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. सो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म्स लाइक दिस, they have to be rather extra cautious and careful with how we put in our policies in them, because they will have long lasting impact, long lasting results on our agriculture sector. And beside all these points, Green Pakistan initiative, I think it is a kind of a forum that is bringing provinces together, and it is bringing the experts together, it is bringing the collective wisdom. So I think this will help. This will have a long-term impact. So I'm once again thankful for the organizers, for the team, for arranging and providing such a platform where the experts have come and they will interact, or inshallah it will have positive results for us. Shukriya. Thank you very much. Without further ado, I would like to invite Major General Retired Shahid Mahmood Sahab, Director General, Green Corporate Livestock Initiative. Please welcome Major General Retired Shahid Mahmood Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Madam Minister, Women Development, Government of Sindh, senior government officials, stakeholders in sustainable agriculture,
and livestock in Pakistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. If I'm allowed to just take a minute to introduce myself, one, that I'm not a vet, but I'm dealing with veterinary sciences and fisheries and all those things. But in my last assignment, I was doing as Director General of Remote Veterinary and Farms Corps in Pakistan Army. This is a corps which has an experience of managing, rearing more than 50,000 animals. So that is the reason that I am here today. And we, along with Major Shahid Nazir, it's been, I think, over a year now that we are working in agriculture and livestock in Pakistan. Agriculture alone in Pakistan GDP has a share of around 23%. And out of this 23%, 60% or more than 60% is about livestock, which makes it, gives it a share of around 14 to 15% in national GDP. So in a way, livestock and agriculture, they are both complementary. There can be no, just Jan Shahid kehte hain, there can be no agriculture without livestock, and there can be no livestock without agriculture. So this is the kind of relationship that both these sectors have. To develop livestock or fishery sector in Pakistan, there was a need to have a gap analysis before that, because unless you have all those data available, those variables available with you, it's not possible to have a long-term planning. So livestock related, we confronted various issues when we started working with the government departments. Or livestock development and fishery development would be the main paradigm, just as Shahid ne explained kiya. It is only that we have a kind of facilitation role, the coordination role. The main responsibility or the contributor is the respective livestock departments or the government departments, and of course, as I said in my beginning, are the stakeholders, which is the businessman who is into the sector. So Pakistan में livestock को promote करने के लिए we thought we should have a gap analysis. जब उसका gap analysis हमने किया, so we realized there are host of issues. It's not possible to address all of them all at once. But then we started prioritizing all those things. And as I said earlier, this was all being done, planned, strategized in close coordination with the respective government departments. And since it's a devolved subject, so we are very closely, intimately interacting with our counterparts in provincial departments. Pakistan में livestock के चंद एक बहुत बड़े issues हैं. One, that there is no reliable data. ये जो मैंने आपको figures quote किए हैं, 23% agriculture is GDP, 60% out of that is livestock. Even in your last survey of economic survey of Pakistan, agriculture was the only sector which actually displayed appreciable growth. It was around, I think, 6.2 or 6.3%. And out of that, again, more than 4% was agriculture. But this is all based on estimates. Your last livestock census was carried out in 2006. And since then, we have seen 13 to 14 economic surveys of Pakistan. And after that, all those data are based on estimations. So there was a serious effort put in place to have a livestock census in Pakistan. It took around, I think, 7-8 months to mobilize Ministry of Food Security at national level, to give them requisite resources. And as I speak, livestock census in Pakistan has commenced. We have started from northern areas because weather is changing. आगे सर्दी आ जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी.
So we are starting from, we have started from Gilgit-Baltistan and Neelam Valley in Azad Jammu and Kashmir. And I think by the end of next month, probably, this phase will complete and then will be in all the plain areas, jisme Punjab, Sindh, Balochistan and KPK, baki ilake iske andar shamil hai. So this was very important to have the reliable data available. Only then you can have your plans available or strategize better. उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ स्टॉक का, 90%, more than 90% of your herd is with the small holders, जिसको वो कहते हैं sustenance farming में है, 2 से 3 animal, at best 5-10 animals, and then those animals are non-descript. Over the years, because of inbreeding, crossbreeding, it's very difficult to claim that we have a pure blood animals available. हमारी अपनी breeds थी, साहिवाल, रेड सिंधी, कंकरेज, ब्राह्मण, वो सब अब मॉडल अप हो चुके हैं. So again, this was a great challenge कि उस 90% herd को हमने कैसे improve करना है. And then with him, with that linked is the prosperity of our farmers. इस वक्त पाकिस्तान में close to 10 million household they are directly engaged in livestock business. फिर पाकिस्तान में चूंकि हर्ड ज्यादा गांव में है, देहातों में है, कारपेट फार्मिंग है बहुत थोड़ी है, सो जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, पीपल आर नॉट वेयर टू दैट. वो भी एक चैलेंज है. इस वक्त आपकी जो एवरेज है, नेशनल एवरेज डेयरी प्रोडक्ट की, वो 6 लीटर है, चाइना की 20 लीटर है, अमेरिका की 30 लीटर है. This is the kind of gap and difference which we have to go through, जिसको हमने कवर करना है. Similarly, पाकिस्तान में disease control is an issue. पाकिस्तान में वैक्सीन सिर्फ one disease which is called foot and mouth disease, उसकी जो डिमांड है, it is more than 200 million doses. You are producing only 30 million doses. 170 million is the gap. And it excludes the small ruminants. इसमें sheep, goat family actually उनको भी लगती है. I hope I am audible. मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आपको भी आ रही है? तो that is the reason. जो आप थोड़ा बहुत मीट स्टफ, डेयरी प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू नॉट गेटिंग द फुल वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट. आपका लाइक मीट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ $5, whereas if it is tagged and traced, disease control environment में अगर वो ग्रो हुए एनिमल्स, so it is almost double the price. इसके ऊपर हम एफर्ट कर रहे हैं. 3-4 ये बड़े एरियाज हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करके तो इसको हमने प्रायोरिटाइज किया है, उसको काम कर रहे हैं. एंड आई थिंक इन फ्यू मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप अभी हम इन एरियाज में कहाँ पे पहुंचे. सेंसस का मैंने आपको बता दिया, द प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड एंड आई थिंक बाय नेक्स्ट समर इंशाल्लाह द एंटायर डाटा विल बी कंप्लीट और उससे हमें अच्छा स्टार्टअप मिल जाएगा. बट ऑन दोज एस्टिमेटेड डाटाज हमने जो प्लान किया हुआ है और उसको हमने जो रोल डाउन किया हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में ये जो 90% फार्मर की मैं बात कर रहा था, उसको टारगेट करने के लिए, उसके एनिमल्स को टारगेट करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जिसको वी कॉल इट ग्रिड, GRIDD, विच इज ग्रास रूट इंसेंटिवाइज्ड डेयरी डेवलपमेंट. इसका किया क्या है कि जो बड़े मिल्क कलेक्टर्स हैं, मिल्क प्रोसेसर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एंड पाक आर्मी को हमने उसका एक ग्रिड बना दिया. उसके अंदर जो मिल्क प्रोसेसर है वो कलेक्ट्स द मिल्क, फार्मर के लिए इट इज ग्रांटेड ऑफटेक, उसका जितना दूध है वो बिक जाता है. प्रॉब्लम होता था फ्लशिंग सीजन में, जब दूध ज्यादा है उसका दूध कोई लेता नहीं है, जब दूध कम हो जाता है प्रोसेसर है उसको उसका प्रॉब्लम होगा.
तो वो हमने उसको सेटल कर दिया है एंड दिस मॉडल इज डिप्लॉयड ऑल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग सिंध आई थिंक कराची में हमने इसको मदीन में कर दिया हुआ है वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग हम अभी इसको एक्सपेंड देयर आर चैलेंजेस जो लास्ट बजट गवर्नमेंट ने 18% इसके ऊपर टैक्स लगा दिया फूड प्रोडक्ट्स पे डेयरी प्रोडक्ट्स पे उसकी वजह से थोड़ा सा वी वर हेड बट देन उसके साथ अभी काम कर रहे हैं सिंध में वेरी सून वी आर लॉन्चिंग इन हैदराबाद मीरपुर खास और लाड़काना आई थिंक नवंबर टाइम हम इन डिस्ट्रिक्ट में कर देंगे इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान की ये 28 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इट इज डिप्लॉयड इन एजीपी इट इज डिप्लॉयड इन जीबी आल्सो एंड माशाल्लाह इसका जो रिस्पांस है वो हमें इसमें फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई थिंक बाय मिड नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि वी विल हैव इट ऑल अक्रॉस द कंट्री इसमें होता क्या है ग्रिड के अंदर ग्रिड में फार्मर जो है हम उसको थ्रू द इन्वेस्टर उसको रजिस्टर कर लेते हैं रजिस्टर फार्मर इज इशूड इसको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है एंड देन ही गेट्स ए प्रेफरेंशियल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम द लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उसकी वैक्सीनेशन उसकी डिवॉर्मिंग ऑफ द एनिमल ऑल दोज एक्सटेंशन सर्विसेज वेट सर्विसेज जो है ना वो उसको टारगेट मिलना शुरू हो जाती है फ्री ऑफ कास्ट इसके अलावा हमने कॉर्पोरेट फार्मर्स को इनकरेज किया है जो लैंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली हमें जब दी उसमें से डिपोर्शन विच वाज अलॉटेड टू अस उसके ऊपर 3 बड़े फार्म जो हैं कॉर्पोरेट फार्म वो हम डेवलप कर रहे हैं जो कि मॉडल लाइंस के ऊपर होंगे वो जैसे हमारे कॉर्पोरेट फार्म्स हैं पाकिस्तान में अगर आपने नाम बड़े सुने होंगे एंग्रो का फार्म है आपको नामा के अंदर इसी तरह निशात का है सफायर का है एंड द बिग नेम्स इन लाइंस के ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है ना वो उसको एनकरेज किया जा रहा है टैग एंड ट्रेसेबिलिटी का एक पूरा सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है व्हिच इज एफएओ अप्रूव्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत हमने उसको बना के पाकिस्तान एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकेबिलिटी सिस्टम है पैट्स उसको कहते हैं उसके फुटप्रिंट्स अभी वेरी सून वी विल हैव इन सिंध आल्सो पाकिस्तान में जो फेडरल मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की फूड सिक्योरिटी की उसके अंदर हमने जो लास्ट बजट है उसके अंदर 450 मिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव करवाया है जिसके अंदर इसका जो मेन कंट्रोल है वो रहेगा फूड सिक्योरिटी के पास इसके जो डैशबोर्ड्स हैं वो दे विल बी अवेलेबल डाउन टू लाइफ स्टॉक इंडिविजुअल जो कि तहसील और विलेज लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं ऑल द एनिमल्स विल बी रजिस्टर्ड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली हैज स्टार्टेड about 10,000 के करीब एनिमल्स जो है वो रजिस्टर भी हो चुके हैं इससे होगा क्या कि आपका जो सारा नेशनल डाटा है वो अपडेट होना ऐसा काम है जिसको वी हैव टू फॉलो इट कंटीन्यूअसली और इसको अगर उसकी 6 लीटर प्रोडक्शन है तो टुमारो एटलीस्ट इट विल बी social media campaign has empowered communities to take control of their agricultural food. Through these groundbreaking initiatives and increasing yield, तो हमने वो एनिमल्स अराउंड 180 के करीब हमने वो एनिमल्स इंपोर्ट कर लिए हैं जो फीमेल पॉपुलेशन है उसके अंदर उसको हम आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियोज प्रोडक्शन में लेके चलेंगे एंड देन हमने उसकी सी प्रोलिफरेशन कर दी है सो आई एम सॉरी आई हैव टेकन इट अलोंग बट एज वी हैव आई थिंक इट्स I will not bombard you with cyber threats. I have few videos available, but since we are over the time, कल इंशाल्लाह सेशन है इसके अंदर जो मैंने सारी बातचीत की है उसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि how does it look like on ground and whether it has happened or not in Pakistan. तो वो इंशाल्लाह आपको एक वो दिखाएंगे and then I'll be open to all those queries which you have. So I stop here. Thank you very much for your patient hearing. And thank you very much once again to the organizers sitting at the stage, working behind the scene. Thank you very much. Thank you very much.
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से क्या काम हो रहा है एग्रीकल्चर के हवाले से, उस पर रोशनी डालने के लिए एक छोटी सी वीडियो है कि मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रफीक साहब की दरख्वास्त पर चलवाना चाहूँगी। प्लीज़ चलाइएगा वीडियो। The Agricultural Supply and Prices Department journey, significant strides have been made to empower farmers, enhance agricultural productivity, and ensure food security. Guided by a vision to create a sustainable and competitive agricultural sector, the department mission is clear to uplift rural livelihoods, ensure food security, and contribute to Sindh's economic development. Water management remains at the core of this mission. The lining of water courses has brought new areas under irrigation, while improved and newly developed water systems enhance crop productivity. A pioneering vertical farming unit was established, addressing field sampling and increasing yields. Furthermore, solar-powered irrigation systems have been installed, revolutionizing water use efficiency. Agricultural engineering initiatives have empowered farmers with modern tools. Agricultural implements, including solar power tube wells and modern harvesting equipment, have been distributed at subsidized rates. Land development land level and bulldozer services has further optimized farming practices. Agricultural extension services use field visits and ICT tools to assist farmers. Field staff report daily via a mobile application. Key advisory tools include a farmer helpline, daily Facebook updates, radio programs, SMS services, and video demonstrations through mobile cinema, field demonstrations, field days, etc. Under the SWOT project, innovative research in hydroponics and AI integration is paving the way for a more resilient agricultural sector. Flood compensation and fertilizer innovations are providing much needed support to affected farmers. The accelerated action plan has brought education and resources to the grassroots. Farmer field schools, kitchen garden demonstrations, and a robust social media campaign have empowered communities to take control of their agricultural food. Through these groundbreaking initiatives, the Agriculture, Supply and Prices Department is not just cultivating crops, but also nurturing hope, prosperity, and sustainability for the people of this land. Under the leadership of beloved Tutatari, we are building upon the vision of Shahid Benazir Bhutto, deploying the steps of progress today. The seeds planted today will yield a brighter, more secure tomorrow. Join us in this journey towards a prosperous agricultural future. हमारे दरमियान चीफ गेस्ट मौजूद है। ओके, अच्छा, इससे पहले कि मैं चीफ गेस्ट साहिबा को बुलाऊं और खवातीन में से तो सबसे पहले कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन मैं उनको सबसे लास्ट में बुलाऊंगी। नंबर पर है, ये किसी भी नंबर पर बुलाया जाए। तो इससे हमारे दरमियान मौजूद है अतर रहमान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर खैबर पख्तूनख्वा। उनको मैं दरख्वास्त स्टेज पर और
प्लीज प्लस कीजिए. Madam Minister of Planning and Development, Major General Shahid Nazir Sahab, Major General Shahid Sahab, Ruthanabad, ladies and gentlemen, बहुत शुक्रिया आपको हमें पार्टी करने का. रेडियो की जो वीडियोस देखी बहुत खुशी हुई. पहली दफा मैं इस वीडियो को देख रहा था